हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी साइंस के वो सारे के सारे क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछे गए थे 29/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में। द फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर यूजिंग द गिवन ग्राफ। देखो, ग्राफ में वोल्टेज दिया है दोस्तों, करंट दिया है। आपको पता है ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर। अब V बाई आई किसके बराबर होगा? रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अभी ग्राफ में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों? कांस्टेंट है। देखो 5 V बाई आई करोगे 3/0.05 करोगे, या फिर 6/0.1 करोगे, ये करोगे, या फिर आप 15 बटे करोगे, वोल्टेज 15 है जैसे, बटे करोगे 0.25। सभी की वैल्यू क्या आएगी? कैलकुलेट करोगे, ये आएगी 60 आएगी। ठीक है, ये कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस होगा 60 ओम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। After 2 to 3 days of white washing of walls with a solution of select lime, which of the following compounds is produced that shiny finish to the walls? कहते हैं बुझे हुए चूने के घोल से दीवारों की 2 से 3 दिन तक स्वेदी करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है जो दीवारों को चमकदार बनाता है? तो इस यौगिक का नाम है दोस्तों, ये कंपाउंड है ऑप्शन 4, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द केमिकल बिहेवियर ऑफ वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा का जो केमिकल बिहेवियर होता है ये कैसे होता है दोस्तों? ये होता है, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। क्या होता है? यह उभयधर्मी प्रकृति का है। मतलब कि ये एक्ट कर सकता है एज ए एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है एम्फोटेरिक का। ठीक है, एम्फोटेरिक मीन्स इट कैन एक्ट एज एसिड, बेस और एन एसिड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम वी यू फॉर ए स्पेरिकल मिरर? दोस्तों ठीक है, आपको पता है जो मैग्निफिकेशन होता है ये होता है माइनस के वी बाई यू। माइनस के वी बाई यू होता है मैग्निफिकेशन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस एंड इट्स पावर इज। पावर होता है दोस्तों 1/f। पावर किसके बराबर होता है? 1/f के बराबर होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6। The formula Joule's heating effect is represented dash in relation. Option H denotes the heat produced, I current flowing through the conductor, R is the resistance of its line field। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हैं इस पे, तो आपको पता है ये रिलेशन होता है H इज इक्वल टू I² RT। यहाँ से आप बना सकते हो दोस्तों। ठीक है, I² RT होता है। तो यहाँ से अगर मैं आई की वैल्यू पुट करूंगा, आई क्या होगा? V/R। मतलब कि वी स्केयर मत पुट करो, आप ऐसा कर दो। अब एक IR को ऐसे लिख दो दोस्तों, और इसको लिख दो IT। अब V इक्वल टू आई आर, ये VIT हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से रिलेशन कौन सा निकल के आएगा? ऑप्शन राइट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव द सेम प्रॉपर्टी? ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर? ठीक है, कौन से मेथड का इसमें यूज करते हैं? तो इसमें होगा दोस्तों चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, ये नहीं होगा। चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, ओनली 3 आएगा, ध्यान रखेंगे। अगर आप क्या कर दोगे, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दोस्तों वो भी रिवर्स हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। ए हीटिंग device of power 1100 watt is designed to operate at 220 volt line voltage on a particular day. Line voltage drop 110 volt, then the current also it and output power will be dash and dash।
मान लेते हैं पावर P1 है दोस्तों, वोल्टेज V1 है स्टार्टिंग में, और एक है आई करंट है I1। तो पावर होता है P इक्वल टू VI होता है, ठीक है। तो V1 I1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1100 वोल्ट है, और ये है वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट, ये है I1। तो इससे ये काटेंगे, 22 × 110 होता है, तो 5 एम्पियर क्या आएगा, करंट आएगा। एक ही ऑप्शन है, सॉरी इस कंडीशन में तो 5 एम्पियर आएगा, लेकिन इसने न्यू करंट पूछा है। इफ ऑन पर्टिकुलर डे लाइन वोल्टेज ड्रॉप 110 वोल्ट देन द करंट थ्रू इट एंड इट्स आउटपुट पावर विल बी डैश एंड डैश। अब देखो, अगर हमें बताना है, न्यू करंट मान लेते हैं I2, और वोल्टेज क्या है दोस्तों, हाफ होगी, कितनी होगी 110। अब मान लेते हैं रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर आप कांस्टेंट मानोगे तो पावर प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज के, ठीक है, मतलब कि स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द वोल्टेज के। तो न्यू पावर आ जाएगी, मान लो इसको मान लेते हैं P2, तो ये आएगी दोस्तों, ये आएगी P1 टाइम्स, ध्यान रखेंगे आप, पावर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज एंड द वोल्टेज इज हाफ, इनका रेशियो लेना है। ये P1 और वोल्टेज V2 थी, V2 है, मान लो फाइनल वोल्टेज क्या है, ये V2 है, दूसरी जो हाफ हुई है, और ये V1 इसका स्क्वायर के बराबर। P1 की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, पावर 1100 है, इसकी वैल्यू 110 है, हाफ होगी जो, और इसकी स्टार्टिंग में जो V1 की वैल्यू थी ये थी 220, इसका स्क्वायर करना है, ये आएगा 1/4। अब इसको काटोगे, 4 पे काटेंगे, 25 25 × 11 करोगे 5 7 275 वोट आएगा, ठीक है, वो 275 वोट आएगा। अब आपको पता है दोस्तों करंट क्या आएगा, P इक्वल टू VI होता है, तो यहाँ से I की वैल्यू P/V आ जाएगी। P की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू है हमारे पास 275, और V2 की वैल्यू क्या है, फाइनल जो वोल्टेज थी हाफ 110। इसको काटेंगे क्या आएगा, 25 पे जाएगा ये, और बटे में 10 है, 2.5 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, करंट आएगा फाइनल I2 2.5 एम्पियर एंड वोल्टेज 275 वोल्ट, सॉरी पावर 275 वोल्ट वाट। क्वेश्चन नंबर 10, why do plants lack a defined excretory system like kidney in mammals? स्तनधारियों में गुर्दे की तरह पौधों में परिभाषित उत्सर्जन प्रणाली का अभाव क्यों होता है, ठीक है। इसका रीजन है बिकॉज दे एक्सक्रीट थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स, मतलब कि वे अपने वनस्पति भागों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, आत्मनिर्भर पारिस्थितिक तंत्र नहीं है का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका अर्थ है दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहता है, ठीक है, दैट इज आत्मनिर्भर पारिस्थितिक तंत्र नहीं का अर्थ है ये क्या, कार्बनिक पदार्थ पीढ़ी दर पीढ़ी, आपको याद करना है, लगभग कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ इट्स नाइट्रोजीनियस वेस्ट, कहते हैं इनमें से अपने नाइट्रोजनी अपशिष्टों नहीं से कैसे छुटकारा पाते हैं। तो ये छुटकारा पाते हैं दोस्तों बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मेंडल्स पी प्लांट एक्सपेरिमेंट के बारे में जो इनकरेक्ट है वो बतानी है आपको, ठीक है। पहले कहता है उन्होंने एक लंबा पौधा और एक छोटा पौधा लिया और उन्हें क्रॉस करके संतति पैदा करी की, और परिणामी F1 उत्पन्न में सभी पौधे, ठीक है, ये ठीक है दोस्तों स्टेटमेंट। ही लुक ए टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट प्रोड्यूस प्रोगेनी बाय क्रॉसिंग देम इन द रिजल्टिंग F1 प्रोगेनी ऑल प्लांट्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट है जो करेक्ट है अपने आप में। मेंडल यूज्ड नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस, राउंड, रिंकल सीड्स, टॉल, शॉर्ट प्लांट, दोस्तों इसका भी इसने यूज किया था, ध्यान रखेंगे। थर्ड, appearance of both the tallness and the shortness traits F2 progenic indicate that both the traits were inherited in the F1 plants, ये भी दोस्तों ठीक है। in the second generation F2 generation which are progeny of F1 all the plants are tall, ठीक है, ये क्या है, गलत है।
राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द होमोलॉजस सीरीज ऑफ एल्किन्स। एल्किन सीरीज का दोस्तों CH2 ग्रुप से डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो मतलब कि यहाँ 1 होगा कार्बन तो ये 2 होगा, 1:2 में होना चाहिए। ठीक है, ये 1:2 नहीं बनाता, ये नहीं बनाता, ये नहीं बनाता, 3 दूनी 6, ये बनाएगा 1:2, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज। ठीक है, तो ये होता है इसका परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज फॉल्स। फॉल्स बताना कौन सी है, ठीक है आपको। पुष्पीय पौधों में प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। प्रजनन बीजों के माध्यम से हो सकता है दोस्तों, ये ठीक है। प्रजनन तीनों टुकड़ों में हो सकता है, ये भी ठीक है। प्रजनन बीजाणु के माध्यम से हो सकता है, ये गलत है। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। प्रजनन पौधे से अलग अलग किए उत्तकों और कृमि माध्यम पर उगाए उत्तकों से हो सकता है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज मैक्सिमम मेटालिक करेक्टर। मैक्सिमम मेटालिक करेक्टर किसका है इनमें से। तो दोस्तों जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका मेटालिक करेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है स्कैंडियम। स्कैंडियम है जो ग्रुप 3 में मिलता है, ये पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, रिएक्टिव है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ए रे ऑफ लाइट इन एयर इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री ऑन द सरफेस ऑफ separating air from medium of refracting dash this, the ray is refracted in the medium at an angle of dash। तो स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे इसमें, μ2/μ1। ये होता है दोस्तों साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री बटे में साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लो थीटा है, ये आपको निकालना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 जो सरफेस 2 का आपको लेना है, ये है कितना है, √3/2। और इसका एयर का 1 होता है। ठीक है, लगभग 1 के बराबर होता है, तो ये साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ये आएगा साइन थीटा बराबर आएगा, साइन थीटा आएगा हमारे पास। ठीक है, देखो साइन थीटा की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये आएगा हमारे पास इसके बटे में √3/2 के बटे में आएगा ये √3, और ये 2 ऊपर चला जाएगा √2, इससे ये कैंसिल, तो ये आएगा 1/√2। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 45 डिग्री, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स बिटवीन। डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आपस में आयन का एक्सचेंज होगा और दो नए कंपाउंड बनेंगे, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, रिएक्शन अकर्स बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड। बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो ये बनता है सोडियम कार्बोनेट। क्या बनता है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट बनता है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज 7 कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कौन से कंपाउंड में दोस्तों 7 क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इथेन। ठीक है, C2H6, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, 6 बॉन्ड होंगे इसमें, 7 कोवलेंट बॉन्ड होंगे, मतलब कि 6 बॉन्ड होंगे बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, और एक बॉन्ड होगा कार्बन इंटू कार्बन। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द रुमेन। व्हाट इज द रुमेन, रुमेन क्या है दोस्तों। ठीक है, कहते हैं रुमेन क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ये है, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा भोजन को संग्रहित करने के लिए पेट का एक कक्ष, ए चैम्बर ऑफ द स्टोमच टू स्टोर फूड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स एसिड फूड इनटू एल्केलाइन इन द एलिमेंट्री कैनल। निम्नलिखित में से कौन पाचन नली में अम्लीय भोजन को अक्षारीय में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये करता है बाइल जूस। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कौन करता है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, बाइल जूस मतलब कि पित्तरस। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सॉइल फॉर्मेशन।
मृदा निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये आपको बताना है दोस्तों। ऊंचाई और ढलान ह्रामुस निर्माण की दर निर्धारित करती है। पहले क्या है, गलत है। ठीक है, ये ठीक है, मिट्टी की प्रोफाइल की मोटाई निर्धारित करता है। तापमान और वर्षा अपक्षय की दर प्रभावित करते हैं। मूल चट्टान रंग निर्धारित करती है। ये अपने आप में सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली गलत है। ऊंचाई और ढलान ह्राम ह्रूमस निर्माण की दर निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये पहली गलत है। एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन द रेट ऑफ ह्यूमन फॉर्मेशन, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे आना चाहिए था एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ सोइल। ठीक है, इसलिए ये गलत है।